डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस नेता अशोक जाट जिला बदर नाराज कांग्रेसी सड़कों पर उतरे, कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। एसएससी वार्ड के फीडिंग रूम की गिरी छत, भिंड पहुंचे मुख्य अभियंता एसके बंसल ने अस्पताल बिल्डिंग का किया निरीक्षण। सांसद दर्शन सिंह ने खरीदी व्यवस्था का लिया जायजा, निरीक्षण कर किसानों से किया संवाद, तुलाई रुकने पर तत्काल शुरू कार्रवाई प्रक्रिया। खरीदी दांगी उप स्वास्थ्य केंद्र बहाल, स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, इलाज को लेकर मरीज परेशान। और जाम की समस्या पर नगर निगम का एक्शन, पुष्पक बस स्टैंड पर नई पार्किंग व्यवस्था लागू, स्टैंड के लिए अलग अलग शुल्क किए गए थे। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बिजली संकट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भीषण गर्मी के बीच हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बेहद अनोखा प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करने के बजाय अधिकारियों का स्वागत किया और बैंड बाजों के साथ ज्ञापन सौंपा। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को माला पहनाई और बैंड बाजों के साथ उनका अभिनंदन किया। नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार 24 घंटे बिजली देने के झूठे दावे करती है, जबकि अलीराजपुर की जनता अंधेरे में रहने को मजबूर है। धार जिला मुख्यालय पर हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में सरदारपुर तहसील के गांव केसरपुरा का किसान नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीणा से मदद की उम्मीद लेकर पहुंचा कि शायद उसे इससे इंसाफ मिले। पीड़ित किसान भागीरथ पाटीदार की जमीन को शासन ने सड़क बनाने के लिए भू अर्जन किया था। पाटीदार का कहना है कि उसे जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। भागीरथ ने बताया कि अपनी समस्याओं को लेकर वो राजस्व विभाग से लेकर धार कलेक्टर को भी शिकायत कर चुके हैं, साथ ही सरदारपुर तहसील कोर्ट से इस प्रकरण में जा चुके हैं। भागीरथ का कहना है कि वो 11 वर्ष से इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। अब उन्हें धार जिला के नए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा से उम्मीद है कि वे उनके साथ इंसाफ करेंगे। भू अर्जन का मीटर था 2015 में मैंने आवेदन सभी विभाग में दिया था। तो कमिश्नर साहब ने एक लेटर बना के इनको धार कलेक्टर को दे दिया था कि इनका भू अर्जन कर दो, लेकिन कमिश्नर साहब का भी कहना नहीं मान गया धार कलेक्टर। फिर उनके थ्रू में केस जीता 2020 में 18/12/2020 में केस जीता मैं सरदारपुर से। उसके बाद फिर मैंने कमिश्नर साहब को सारे कागज दिए, सरदारपुर एसडीएम विभाग में सिविल न्यायालय के सारे कागज दिए, फिर धार कलेक्टर साहब को दिए, भू अर्जन में दिए, सबकी रिसिप्ट है मेरे पास सभी विभागों की। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में दिए, कोई भी विभाग सुनने को तैयार नहीं है। तो आज फिर नए कलेक्टर साहब आए तो उनसे जनसंपर्क करके मैंने जन सुनवाई में फिर आवेदन दिया कि अगर अब मेरे को नहीं सुनवाई होगा तो मैं सीधा इंदौर हाई कोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के पास कुछ व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर लिया था और अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए होमगार्ड द्वारा दी गई कच्चे रास्ते को पक्का निर्माण कर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी थी। इसकी शिकायत होमगार्ड विभाग ने तहसील कार्यालय को की। मामले की जांच करने के दौरान निर्माण और कब्जा अवैध पाया गया। उसके बाद कलेक्टर को दिए प्रतिवेदन और कलेक्टर से मिले निर्देश के बाद तहसीलदार पटवारी नगर पालिका ने जेसीबी के माध्यम से दीवार को ध्वस्त किया। महोदय के मार्गदर्शन और निर्देशन में ग्राम गुरारिया हवेली में एक ठेकेदार द्वारा होमगार्ड की जगह पर बाउंड्री वॉल बनाकर और रोड बनाकर अवैध निर्माण किया गया था। उसी के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कौन है वो निर्माण कर रहा है, क्या नाम? पूर्ण रूप से तो वो स्वीकार नहीं कर रहा है। कोई मोहन गोस्वामी करके है, उनका कहना है कि मैंने पैसे दिए हैं किसी ठेकेदार को और निर्माण कराया, पर नाम बताने से बार बार वो बच रहे हैं। कई बार उनसे पूछा गया पर उन्होंने स्पष्ट रूप से किसी का नाम नहीं दिया। धार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चल रही जनसुनवाई में बदनावर थाना क्षेत्र के गांव ढिरीपाड़ा में एक मृतक पर बदनावर पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज किया था। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि मृतक ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। मृतक के पिता
बोरो ने बताया कि 4 से 5 दिन पहले मेरा बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र खेत में गए हुए थे, तभी 3-4 लोग आए और बड़े बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसे देखकर मेरा छोटा बेटा भाग गया। मृतक के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि मेरे बड़े बेटे की गला दबाकर हत्या कर पेड़ पर लटका दिया गया। मेरे बच्चे को मार के फेंक दिया रात में। ग्राम जरीपाड़ा की घटना है, बदनावर थाना लगता है। वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बोल रहे कि आत्महत्या कर ली ना। हमारे खेत पे 3 आदमी आए थे वहाँ मारने के लिए, तो एक बच्चे को तो गला दबा के मार दिया और झाड़ पे टांग दिया और ये बच्चा भाग गया। ये तो जान बचा के भाग गया। रात में रिपोर्ट करी, 48 घंटे में हमारे को लाश दी। वो ना तो पोस्टमार्टम करते थे, ना हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी थी सही, न उनके हिसाब से रिपोर्ट लिखी उन्होंने। पुरानी रंजित थी हमारी, इसके कारण उन्होंने ये मैटर कर दिया। न फिर वो अफवाह उड़ा रहे हुए आत्महत्या कर ली। न पुलिस वालों कुछ भी नहीं करते, उनके घर आके सर पेरा दे रहे रात में। 24 घंटों में जीआरपी ने लाखों रुपए के जेवरी से भरा बैग यात्री को सुरक्षित लौटाया। वहीं मोबाइल चोरी करने वाले शातिर आरोपी को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 3 अलग अलग मामलों में जीआरपी की त्वरित कार्रवाई ने यात्रियों का भरोसा और मजबूत किया है। बता दें कि पहले मामले में प्रयागराज एक्सप्रेस के S2 कोच में यात्रा कर रहे यात्री मुकेश कुमार प्रजापत का जेवरी से भरा बैग ट्रेन में ही छूट गया था। सूचना मिलते ही जीआरपी इंदौर ने महू चौकी को अलर्ट किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने ट्रेन के पहुंचते ही कोच की तलाशी लेकर दोनों बैग सुरक्षित बरामद कर लिए। बैग में करीब 57 ग्राम सोने के जेवरात, 9,000 रुपए नगद और अन्य सामान रखा था, जिसकी कीमत करीब 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरे मामले में पंचवेली एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्री राहुल सिंह का करीब 25,000 रुपए कीमती का मोबाइल चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत के बाद जीआरपी ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी दीपक अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। वहीं तीसरे मामले में इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से यात्री अनिल जायसवाल का ट्रॉली बैग चोरी हो गया था, जिसमें सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 2,82,000 रुपए कीमती का सामान रखा हुआ था। जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी का सामान बरामद कर लिया। हाँ, देखिए ये 3 अलग अलग तरह की घटनाएं हैं और 2 चोरी की हैं और एक बहुत बड़ा मशरूका बरामद करने की है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी जिसमें 2,80,000 लगभग की चोरी, जिसमें कई गोल्ड के ऑर्नामेंट, जिसमें चेन और मंगलसूत्र था। फरियादी जो है वो यहीं इंदौर का अन्नपूर्णा क्षेत्र का है। वो रेलवे स्टेशन पर आया तो उसका ट्रॉली बैग जो लिफ्ट के पास से किसी अज्ञात बदमाश के द्वारा चोरी कर लिया गया। वो तुरंत जीआरपी थाना आया, तत्काल उसकी एफआईआर हुई और हमारी जीआरपी थाना प्रभारी इंदौर जो है रश्मि पाटीदार, उनकी टीम और वो खुद स्वयं इस पे लगी और कुछ मुखबिर सूचना और टेक्निकली उन्होंने इसे ट्रैक किया, आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूरा सामान जिसमें गोल्ड की चेन, कुछ रिंग्स और मंगलसूत्र और दूसरी बिलोंगिंग्स जो हैं फरियादी की, वो बरामद करी। इसी तरह की दूसरी घटना जो मैं बताना चाहूंगी, प्रयागराज एक्सप्रेस से एक कंप्लेनेंट जो है वो इंदौर स्टेशन पर उतरा। जब उतरा तो उसे लगा कि उसने सारा सामान अपना कैरी कर लिया है, लेकिन एक बड़ा बैग जिसमें उसके काफी ये समझ लीजिए कि गोल्ड की ज्वेलरी और काफी सारा सामान था। उन्होंने चौकी महू को बताया। महू में जो प्रभारी है विंसेंट, वो अपनी टीम के साथ तुरंत तत्काल बिना एक पल गवाए प्रयागराज एक्सप्रेस जो तुरंत ही प्लेटफॉर्म पे लगी थी वहां पहुंचे। वहां पर तलाश किया उन्होंने। S3 समथिंग में उनका बैग उन्हें सही सलामत मिला और उन्होंने फरियादी से वो पूरा बैग चेक करवाया। उसका एक एक सामान उसमें मिल गया। हो सकता है कुछ पल की भी देर होती तो जरूर कोई ना कोई अज्ञात बदमाश उस ट्रॉली बैग को ले। पलासिया के करीब कोसमी मंदिर के पास जंगल के बीच स्वयंभू सिद्धपीठ श्री शनि मंदिर में पंडित रामस्वरूप दुबे इस भीषण गर्मी में 7 अग्निकुंड के बीच बैठकर साधना कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में अमन और शांति के लिए वे तपस्या करते हैं। यह तपस्या लगभग 20 वर्षों से लगातार की जा रही है। इस मंदिर में शनि जन्म उत्सव में विशाल कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ पर जो जेठ की अमावस्या में शनि भगवान का जन्मोत्सव का जो तिथि रहती है,
उस तिथि के आधार पे 9 दिवसीय अग्नि साधना विगत कई वर्षों से यहाँ पे की जाती है, जो कि समस्त भक्तजनों की मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से, सभी के दुख दूर होने के उद्देश्य से यहाँ पर 7 कुंडी अग्नि साधना की जाती है। कितने वर्षों से आप लगातार ये करते आ रहे हैं? 20 वर्षों से यहाँ पे लगातार निरंतर 9 दिवसीय अग्नि साधना की जाती है। खबर ओबेदुल्लागंज थाना क्षेत्र से है, जहां ईदगाह के पीछे बने नाले में एक अज्ञात व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मौके पर फोरेंसिक विभाग की टीम पहुंची और जांच शुरू की। शव काफी पुराना होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने अज्ञात शव की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों से मदद की अपील की है। थाना पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में भी सूचना भेजी है ताकि मृतक की पहचान हो सके। बुरहानपुर में दिव्यांग युवक की 4 साल लंबी पीड़ा आखिरकार मीडिया की खबर बनने के बाद कुछ हद तक उसकी पीड़ा कम होती नजर आ रही है। ग्राम मोरसल के रहने वाले दिव्यांग मनोज मधुकर महाजन पिछले 4 वर्षों से ट्राईसाइकिल के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। जब उनकी दर्द भरी कहानी सामने आई और सिस्टम की लापरवाही उजागर हुई, तब सामाजिक संस्था दरगाह ए हकीमी इंसानियत की मिसाल बनकर आगे आई। संस्था ने पीड़ित की परेशानी को देखते हुए सामाजिक न्याय विभाग को दोनों ही ट्राईसाइकिल सौंप दी ताकि जरूरतमंद दिव्यांगों को राहत मिल सके। हालांकि बड़ा सवाल अब भी कायम है कि आखिर शासन और विभाग 4 साल में भी एक जरूरतमंद तक सुविधा क्यों नहीं पहुंचा सका। किसान नेता अशोक जाट को जिला बदर किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड से फांद रहे कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। बता दें कि कलेक्टर ने जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक जाट को उज्जैन से तड़ीपार कर दिया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान तरणताल से कोठी पैलेस तक कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। यहां पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। आज हम सब हमारे किसान नेता, किसानों की बात रखने वाला, किसानों को न्याय की बात करने वाला, मंडी में किसानों के साथ अत्याचार होता है तो अशोक जाट खड़ा होता है। किसान सोसाइटी में, बिजली विभाग में, जहां जहां किसानों के साथ अत्याचार होता है अशोक जाट आगे खड़ा रहता है। उस अशोक जाट को, किसानों की, हजारों लाखों किसानों की वाहवाही था। आज पूरे मध्य प्रदेश का किसान, हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जाट समाज के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी किसान संगठन है, हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक दिनेश जैन घोष, भैरू सिंह बाबू, दिलीप गुजर, हमारे अध्यक्ष मुकेश भाटी जी और तमाम संगठन आज अशोक जाट को न्याय दिलाना है। 8 तारीख को भी हमने धर्मेंद्र भाई और हमने धरना दिया था। ये शुरुआत है। ऐसा भी सभी किसान संगठन और कांग्रेस पार्टी के साथ ही सब मिलकर तय करेंगे। हम आगे निर्णय लेंगे। आज आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सुन लो, ये किसान है, शुरुआत है। ये किसान के बेटे को दबाने का आपने प्रयास किया, उसकी ये स्थिति है कि अभी आवाज अभी बाकी है। कार्यालय में नहीं बैठ पाओगे आप सब लोग, भागना पड़ेगा। अभी तो हम गांधीवादी तरीके से, किसान जब अपना हल लेकर आएगा कहीं जगह छिपने की नहीं मिलेगी इन लोगों को। हमारे किसान नेता अशोक जाट के ऊपर जो हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय जो जिला बदर की कार्रवाई की, उसको लेकर आज पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी किसान समाज कौम पूरी यहाँ उपस्थित है। मैं तो कलेक्टर साहब से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको तो अशोक जाट का धन्यवाद करना था। अशोक जाट जो किसानों के सम्मान के लिए खड़े रहते, किसानों की आवाज उठाते, जो किसानों की लड़ाई लड़ते, जो चीज आप जो चोरी अशोक जाट ने पकड़ी, जो चोरी आप नहीं पकड़ पाए, वो हमारे अशोक जाट ने पकड़ ली। माननीय कलेक्टर महोदय, कान खोल के सुन लो कि आप जो किसी सत्ता विशेष के पीछे रह के जो आप कार्रवाई कर रहे हो, जो आप किसी सरकार के एजेंट बन के कार्रवाई कर रहे हो ना, ये आपकी कार्रवाई से, कांग्रेस पार्टी है, ये किसान नेता है, ये आपकी कार्रवाई से नहीं लड़ने वाले। खबर रायसेन जिले के बेगमगंज से है, जहां बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, स्वच्छता और आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए बेगमगंज एसडीएम कार्यालय को आईएसओ प्रमाणित किया गया है। इस उपलब्धि पर जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने एसडीएम सौरभ मिश्रा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसडीएम कार्यालय में किसानों और ग्रामीणों के लिए बैठने की व्यवस्था, ठंडा पेयजल, हेल्प डेस्क, फर्स्ट एंड बॉक्स, जन सुनवाई हॉल,
सुझाव पेटी और आपातकालीन हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कार्यालय परिसर में स्वच्छता और हरियाली पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बेहतर कार्यप्रणाली और जनसेवा के चलते ये कार्यालय अब जिले के मॉडल कार्यालय के रूप में पहचान बना रहा है। भिंड जिला अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड के फीडिंग रूम की छत गिरने की घटना के बाद साधना न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। भोपाल से मुख्य अभियंता एसके बंसल अपनी टीम के साथ भिंड पहुंचे और नई 100 बिस्तर वाली 3 मंजिला अस्पताल बिल्डिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, बिजली, पानी कनेक्शन और ऑक्सीजन सप्लाई सहित बाकी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य अभियंता ने स्थानीय इंजीनियरों को 8 से 10 दिन में नई बिल्डिंग जिला अस्पताल को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। नई बिल्डिंग में एनआईसीयू, एसएनसीयू, लेबर रूम और महिला ओपीडी जैसी सेवाएं शिफ्ट की जाएंगी, जिससे जर्जर पुराने भवन में होने वाले हादसों से राहत मिल सकेगी। काम कंप्लीट हो चुका है। जो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं कि हमको लग रहा है कि ये कमी है, कुछ है, उसको पूर्ति करा सर। कमी मतलब साफ सफाई। अभी इस बिल्डिंग की साफ सफाई करने के बाद उसको 8 दिन में हैंडओवर कर देंगे। 8 दिन में दे दी जाइए सर। जी सर। क्या नाम सर अपना? एस के पास सर। कहाँ से? भोपाल से। जी सर। नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा विधानसभा के अंदर गांव लिंगा स्थित नायक वेयर हाउस में होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने विधायक विश्वनाथ सिंह, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ खरीदी व्यवस्था का निरीक्षण कर किसानों से संवाद किया। निरीक्षण के दौरान मसूर और चने की तुलाई रुकी होने की जानकारी मिलते ही सांसद चौधरी ने तत्काल अधिकारियों से चर्चा कर तुलाई प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करवाई। सांसद ने कहा कि किसानों की सुविधा और अन्नदाता का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और खरीदी व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग जारी रहेगी। सांसद चौधरी ने बताया कि जिन खरीदी केंद्रों पर किसानों के अत्यधिक भीड़ के कारण स्लॉट की तिथि निकल गई है, उन किसानों का गेहूं स्लॉट समाप्ति के बाद भी खरीदा जाएगा। साथ ही जिन केंद्रों पर वेयर हाउस पूर्ण रूप से भर चुके हैं, वहां खरीदी व्यवस्था प्रभावित न होने दे, इसके लिए केंद्रों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था भी प्रशासन सुनिश्चित करेगा। किरियादांगी उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ी हैं। केंद्र पर ताला लटका रहता है और मरीजों को शून्य सुविधाएं मिल रही है। केंद्र पर ना तो एएनएम तैनात है और ना ही सीएचओ और ना ही ग्रुप डी का कोई कर्मचारी। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी है। सूचना के मुताबिक जांच और टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाओं को भीषण गर्मी में 12 किलोमीटर दूर पनवाड़ी हाट या आरोन सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीबीएमओ आरोन का बात को लेकर कोई ध्यान नहीं है। कई बार शिकायत के बाद भी स्थिति जस की तस है। शिवपुरी में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों के उल्लंघन को देखते हुए यातायात पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन को जब्त किया। यातायात पुलिस ने सभी नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों को थाने बुलाया और समझाया और साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बिना लाइसेंस वाहन चलाना कानूनन अपराध है और इससे बच्चों की जान को भी खतरा रहता है। अभियान के दौरान अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। पुलिस ने भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रखने की बात कही। राजगढ़ जिले के पचौर शहर में शनिवार रात एक बड़ा हादसा हुआ। चुनीलाल मुन्नालाल पेट्रोल पंप पर अचानक आग भड़कने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 15 मोटरसाइकिलें तथा एक टैंक जलकर इसमें खाक हो गया। हादसे में 13 लोग झुलस गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी। अचानक आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलते हुए पास खड़े पेट्रोल टैंकर तक पहुंच गई। कुछ ही मिनटों में पूरा पेट्रोल पंप आग और धुएं से घिर गया। मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोगों ने अपनी बाइक हटाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि वाहन बचाने का मौका नहीं मिला। जैसे जैसे ये खबर शहर में फैलती गई, घायलों को ढूंढने उनके परिजन अस्पताल पहुंचे।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के दौरान एक लाइन में ट्रैक्टर और कैनों में डीजल भरा जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ बाइक सवारों को पेट्रोल दिया जा रहा था। इसी बीच डीजल टैंकर भी खाली कराया जा रहा था। हादसे के दौरान 5 से अधिक धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पता चला कि पेट्रोल पंप के पास में आग लग गई है। पेट्रोल पंप पर अचानक से यहाँ पे हमारे पास अलर्ट मोड पे आया और जैसे जैसे मरीज आते गए उसको देखा गया और तुरंत ही उपचार स्टार्ट किया गया। उपचार करने में पाया गया कि बलराम करके एक व्यक्ति जो ज़्यादा सीरियस था, उसके साथ में 4 लोगों को रेफर किया गया। बाकी स्थिति अभी सामान्य है। अभी 5 लोगों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बचौर में चला। हम पेट्रोल डला के निकल ही रहे थे, जरा सी आगे ही चले थे कि एकदम आग का लपेटा आया और हमारे को। अच्छा, वहाँ पर कैसा माहौल था जब एकदम आग लगी? लोग का अफरा तफरी का माहौल होगा? एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया था। आग लगते थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो आप बच के गाड़ी छोड़ के वहीं पर भागे? हम गाड़ी वहीं पे छोड़ के भागे। राजगढ़ जिले के पचौर में स्थित पेट्रोल पंप पर हुई आगजनी की घटना के बाद मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गौतम टेटवाल शाहजहांपुर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने आगजनी की घटना में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने घायलों को भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश सरकार उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करेगी और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का भी उनके पास फोन आया था। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि पचौर के पेट्रोल पंप पर हुई घटना में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज इंदौर में चल रहा है। अन्य घायलों का उपचार भी जारी है। मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सभी घायलों के साथ खड़ी है और सभी को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। घटना के कारण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अत्यधिक तापमान के चलते शॉर्ट सर्किट या अन्य कोई कारण हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच में जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो खबर आप तो पहुंचा रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर राजगढ़ जिले के पचौर में स्थित पेट्रोल पंप पर हुई आगजनी की घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार मंत्री गौतम टेटवाल शाहजहांपुर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने आगजनी की घटना में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। इस दौरान उन्होंने घायलों को भरोसा दिलाया है कि मध्य प्रदेश सरकार उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करेगी, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का भी उनके पास फोन आया था। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि पेट्रोल पंप पर हुई घटना में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। जो पेट्रोल पंप पर घटना घटी है और उस घटना को लेकर के लगभग 12 बहन भाई हताहत हुए और एक बलराम जी गुजर ज्यादा लगभग 40-50% हताहत हुए। सबका इलाज मध्य प्रदेश की सरकार पूरे अच्छे से अच्छा इलाज करेगी। शाहजहांपुर के सम्मानित विधायक जी उनको शाहजहांपुर रिफर कर दिया था। विधायक जी अरुण भीमौर जी मेरे साथ थे और वो लगातार मरीजों के इलाज के लिए सतत लगे रहे। पूरी अस्पताल की टीम आग बुझाने में हमारे पचौर की नगर पालिका की टीम और CO2 वो जो है अग्निशामक यंत्र के साथ में हमने बहुत सजगता से पुलिस और नगर पालिका की टीम ने अग्नि पर नियंत्रण। बुरहानपुर के व्यस्ततम पुष्पक बस स्टैंड पर पार्किंग अव्यवस्था और यातायात जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। निगम की MIC टीम ने बस स्टैंड परिसर में नई पार्किंग व्यवस्था लागू की। अब बसों सहित अन्य वाहनों से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू बनाया जा सके। पुष्पक बस स्टैंड पर लंबे समय से अव्यवस्थित पार्किंग और वाहनों की भीड़ के कारण यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए नगर निगम ने नई पार्किंग व्यवस्था लागू की है। निगम ने पार्किंग प्रबंधन का ठेका जारी किया है, जिसके तहत बस स्टैंड क्षेत्र में वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे। ये वॉलंटियर बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करेंगे। नई व्यवस्था के तहत बस पार्किंग, तांगा स्टैंड, ऑटो स्टैंड और मोटरसाइकिल स्टैंड के लिए अलग अलग शुल्क तय किए गए हैं। नगर निगम का कहना है कि इससे बस स्टैंड परिसर में यातायात अधिक व्यवस्थित होगा और जाम की स्थिति से राहत मिलेगी। बस स्टैंड पर
पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। नगर निगम और ट्रैफिक विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत बस स्टैंड परिसर में लगातार निगरानी रखी जाएगी और अव्यवस्था फैलाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बस स्टैंड में जो वाहनों की अव्यवस्था होती थी, पार्किंग अभी यहाँ प्रॉपर है नहीं है। इन सबको देखते हुए नगर निगम के MIC ने तय किया था कि बस स्टैंड में व्यवस्थित पार्किंग की जाए और उसके लिए जो भी एक न्यूनतम शुल्क भी तय किया जाए। तो उसका कुछ दिन पहले हम लोगों ने बिड्स किए थे और उसमें जो सफल निविदाकार हैं उनको यहाँ पे इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो गाड़ियों की पार्किंग करा कर उनसे पार्किंग शुल्क की वसूली करें। कितने पार्किंग है, मतलब पूरे टेंडर में ये प्रक्रिया व्यवस्था थी कि जो भी टेंडर होगा उसको यहाँ पे व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक बूम बैरियर लगाना होगा और साथ में वो POS मशीन के माध्यम से वो पर्ची जनरेट करेगा ताकि उस पर टाइम पड़ा हो कि कब यहाँ पार्किंग में वाहन आया और कब गया, उसके हिसाब से उसका पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। यहाँ पर जो फालतू खड़े थे उसके लिए क्या? देखिए, अब पार्किंग लगने लगेगी तो जो अनावश्यक वाहन खड़े हुए हैं उनको भी यहाँ से हटना पड़ेगा या फिर वो पार्किंग शुल्क जमा करने के लिए तैयार रहें। तो बसों के अलावा यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और तांगा वगैरह, इन सब के खड़े होने के लिए पृथक व्यवस्था की जा रही है। यहाँ रोड मार्किंग भी हो रही है ताकि बसें व्यवस्थित तरीके से लग। और फिलहाल बुलेटिन में साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।